नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ, और मेरे साथ चार हमारे बड़े खास मेहमान, मेजर जनरल संजय मेस्टन, मेजर जनरल वीके दत्ता, मेजर जनरल के सिन्हा, एयर कमोडोर एएस बेल। बहुत स्वागत सर आप सभी का। और आज तो एक बड़ी मजेदार खबर है सर, जिस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की जबरदस्त पिटाई की और दुनिया को उसके सबूत दिखाए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि करारी हार के बाद भी पाकिस्तान की सेना के चीफ को इनाम दिया गया है। जी हां, पाकिस्तान का आर्मी चीफ जनरल सैयद मुल्ला आसिम मुनीर अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बन गया है। आसिम मुनीर का प्रमोशन कर दिया गया है और उसे फील्ड मार्शल बना दिया गया है। कहा जा रहा है कि उसने पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ को कहीं धमकाकर तो यह प्रमोशन नहीं लिया, और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में तख्ता पलट की आहट सुनाई दे रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आपको बताएंगे। इस्लामाबाद में फौजी बूटों की आवाजें सुनाई दे रही है। पाकिस्तान के कई पत्रकार बता रहे हैं कि जैसे परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को हटाकर के खुद राष्ट्रपति खुद बन गया था, वैसे ही मुनीर शहबाज शरीफ को हटा सकता है, और ये कभी भी हो सकता है। इससे पहले भी पाकिस्तान में जब जनरल अयूब खान फील्ड मार्शल बना था, तब उसके बाद भारत के साथ जंग भी हुई थी। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान में जब जब भारत के साथ जंग के बाद हार के हालात बनते हैं, तो या तो सैन्य तख्ता पलट होता है, मतलब आर्मी टेक ओवर कर लेती है, या फिर जनरल की छुट्टी होती है। और इस बारे में हमने इंडिया टीवी पर एक खास प्रोग्राम भी पहले किया था। तो अब देखिए, वो बात सच सभी साबित होती हुई दिखाई दे रही है। आसिम मुनीर आर्मी चीफ से फील्ड मार्शल बन गया। ये काम किया शहबाज शरीफ ने। कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और उसमें खूब तारीफें करी गई आसिम मुनीर की, और कहा गया कि आसिम मुनीर ने अदम्य साहस, अद्भुत वीरता और संकल्प का प्रदर्शन किया है और भारत के दांत खट्टे कर दिए, और इसलिए हम उनको प्रमोट कर रहे हैं, उनको हम फील्ड मार्शल बना। कमाल की बात। पिटाई पाकिस्तान की। आर्मी चीफ बंकर में छुपा हुआ था जब मिसाइलें गिर रही थी रावलपिंडी और लाहौर पर, और उसी आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बना दिया गया। अब फील्ड मार्शल क्या होता है? फील्ड मार्शल भारत और पाकिस्तान, हमारा क्योंकि मिलिट्री सेटअप और जो हमारी हायरार्की है लगभग एक जैसी है, तो फील्ड मार्शल भारत में भी हुए हैं, लेकिन भारत में वो फील्ड मार्शल हुए हैं जिन्होंने जबरदस्त कारनामे किए थे। सबसे पहले हमारे जो पहले आर्मी के मुखिया थे फील्ड मार्शल करियप्पा, उनको ये रैंक दिया गया था। 71 की लड़ाई जीतने वाले सैम मैनेक्शॉ को, उनको भी प्रमोट करके आर्मी चीफ से फील्ड मार्शल बना दिया गया था। लेकिन एक अंतर है, भारत में जैसे फील्ड मार्शल बने और पाकिस्तान में जैसे फील्ड मार्शल बने। भारत में जब व्यक्ति जनरल फील्ड मार्शल बन जाता है तो वो एक किस्म की सेरेमोनियल पोस्ट पर होता है, वो एक्टिव ड्यूटी नहीं होता। उसके नीचे आर्मी चीफ होता है और वही सेना प्रमुख का काम करता है। लेकिन पाकिस्तान में इससे पहले अयूब खान भी फील्ड मार्शल बने थे। ये फील्ड मार्शल भी बनते हैं और डिक्टेटर भी रहते हैं, यानी देश भी यही लोग चलाते हैं। अब याद कीजिए आप, अयूब खान से अगर एक सिलसिला शुरू करूं, अयूब खान ने पहले सिकंदर मिर्जा जो उस वक्त राष्ट्रपति थे, उनको हटा करके खुद को आर्मी डिक्टेटर और राष्ट्रपति बना लिया, फिर खुद ही को फील्ड मार्शल बना लिया। फिर आइए जरा आगे, इसके बाद क्या होता है। अयूब खान 65 की जंग हारते हैं और उसके बाद याह्या खान टेक ओवर कर लेते हैं एज मिलिट्री डिक्टेटर। याह्या खान 71 की जंग हारता है तो जुल्फिकार अली भुट्टो आ जाता है। जुल्फिकार अली भुट्टो को उनका एक और जनरल जो है जियाउल हक, वो हटा देता है, और ये सिलसिला चलता रहा। और फिर आती है कारगिल की लड़ाई। कारगिल की लड़ाई में पहले धोखा दिया परवेज मुशर्रफ ने अपने ही प्रधानमंत्री को, नवाज शरीफ को। उसके बाद नवाज शरीफ को हटा दिया और खुद प्रेसिडेंट भी बन गया और आर्मी चीफ भी बना दिया। और अब जो सिलसिला हुआ है, ये बड़ी अद्भुत स्थिति है कि आसिम मुनीर जनरल भी है, आर्मी का मुखिया भी है और फील्ड मार्शल भी है। 2027 तक उसका टेन्योर है पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, लेकिन अब 2027 तक वो आर्मी चीफ भी रहेगा और फील्ड मार्शल भी रहेगा, मतलब 5 स्टार जनरल बना रहेगा। तो ये किसके कहने पर हुआ, इसका मतलब क्या है? क्या आसिम मुनीर सीधे सीधे पाकिस्तान की सत्ता टेक ओवर करने वाला है? आइए इसी पर हम लोग बात करते हैं। मैं पहला कमेंट चाहूंगा जनरल दत्ता से। जनरल दत्ता, क्या आपको भविष्य दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों में पाकिस्तान का? क्या आसिम मुनीर ने सारी भूमिका बना ली है फॉर्मली टेक ओवर करने की पाकिस्तान को? देखिए, बड़ा ही हर्षप्रद सिचुएशन है। पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक, पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर व्हाट आयरनी। मतलब ये दर्शाता है कि इस देश की औकात क्या है, इस देश के अंदर जो इनके थिंकर्स हैं, इनके पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो वैसे ही कठपुतली हैं, वो क्या दुनिया को दिखाना चाहते हैं। एक अपनी मौकरी बना रहे हैं, मौकरी।
हमारे यहाँ मजाक में हम लोग एक दूसरे को फील्ड मार्शल बना देते हैं। हम यहाँ भी चारों बैठे हुए अभी हम सारे फील्ड मार्शल हैं, तो हम आज के दिन से सेल्फ स्टाइल्ड फील्ड मार्शल हैं। तो अभी जहाँ तक रहा मुल्ला मुनीर का सवाल, मुन्ना मुनीर हमने थोड़े दिन पहले बोला था ये ओप संदूर के बाद इनका क्या होगा, तो हमने ये बोला था कि मुल्ला मुनीर और जो ये इनकी सरकार है, ये दोनों के पीछे पाकिस्तान की आवाम पड़ जाएगी। लेकिन इन्होंने पाकिस्तान की आवाम को इतना उल्लू बनाया, इतने इन्होंने गुन गाए कि मेरा शिप्पा सलार आसिम मुनीर, उसके पीछ थपथपा के वो पूरी दुनिया को दिखा रहा कि ये मेरा शिप्पा सलार है, इसने क्या जंग लड़ी, इसने 71 का बदला ले लिया भारत से। कितना बेशरम मुल्क है। इनको ये भी नहीं पता कि 71 में इनके साथ क्या हुआ था। इनके 93,500 प्रिजनर ऑफ वॉर की पेंटे उतार के हमने इनको वापस किया था चैरिटी में। तो ये कहाँ से 71 की जंग, ये पूरी ये ओप संदूर के दौरान बंकर में छुपा हुआ था। इसको ये डर था कि कहाँ इसके ऊपर ही स्ट्राइक ना हो जाए, क्योंकि हमने तो टेररिज्म के ऊपर स्ट्राइक करना था। सबसे बड़ा टेररिस्ट ये जो पाकिस्तानी आर्मी का चीफ, इसका ISI का DG और उसके नीचे के जितने गुर्गे, तो ये तो दूसरे जो अली टील जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन तो इनके वो प्यादे हैं। तो ये थे सबसे बड़े टेररिस्ट। अब ये टेररिस्ट बन गया फील्ड मार्शल। अभी ये तख्ता पलटे ना पलटे, लेकिन पलटेगा नहीं, क्योंकि उसके कारण है दुनिया में आज के दिन में कोई भी डिक्टेटरशिप को पसंद नहीं करता है, और इसलिए ये बिहाइंड द सीन ही बैठ के अपना कठपुतली चलाता रहेगा मुल्ला मुनीर। और अभी ये हो आपको नहीं लगता कि ये तख्ता पलट करेगा शहबाज शरीफ को? नहीं करेगा, इससे बढ़िया इसको क्या चाहिए? एक कठपुतली सरकार, पीछे से बन गया फील्ड मार्शल, जंग इसने जीत ली बिना कोई लाइन ऑफ कंट्रोल या IB को क्रॉस करे, और ये वावा होगी। उसके दफ्तर के बगल में, आर्मी जनरल हेडक्वार्टर के रावलपिंडी के बगल में जो एयरफील्ड है, वहां जाकर के मिसाइल गिरी थी। और खबरें अनवेरिफाइड न्यूज है, ऐसे में शायद ये प्रोटोकॉल होता हो कि उसको बंकर में भी रखना पड़ा कुछ घंटे के लिए, और उस व्यक्ति को आप फील्ड मार्शल बना रहे हो। अच्छा, 2-3 सर इसमें थ्योरी चल रही है मेस्टन साहब। एक तो ये कि पाकिस्तान की जनता धीरे धीरे रियलाइज कर रही है कि हमारी बहुत पिटाई हुई और हमारी सेना हमको नहीं बचा पाई। जब सेना के अड्डों पर मिसाइलें गिर रही हैं तो इससे बड़ी और क्या हार हो सकती है। तो उस चीज से, उस एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए, भाई जब आप कुछ कहीं से हार के आते हो या खराब काम हो जाता है, तो आपके अपने जो आपको खूब बूस्टअप करते हैं, चलो उन्होंने बढ़िया किया, तो इसलिए इनको फील्ड मार्शल बन दिया। थ्योरी नंबर 1। थ्योरी नंबर 2, जैसे हम कह रहा था कि आसिम मुनीर एक भूमिका बना रहा है खुद पाकिस्तान को टेक ओवर करने की। एक मजाक चल रहा है कि आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया और आसिम मुनीर ने आसिम मुनीर को धन्यवाद दिया फील्ड मार्शल बनने के लिए। तो दूसरी थ्योरी यह है कि वो फॉर्मल टेक ओवर करेगा। और तीसरा यह है कि इस सब के पीछे चाइना है, क्योंकि चाइना अब ये चाहता है कि भारत को उसके वेस्टर्न बॉर्डर पर एंगेज रखा जाए, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि एक स्ट्रेट कमांड कंट्रोल सेंटर आपकी भाषा में पाकिस्तान में होना चाहिए, और वो आर्मी चीफ ही है। अब सिविलियन गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं रह गया। सौरभ, बिल्कुल आपने जो 3 ऑप्शन बताए तो लास्ट 2 तो बिल्कुल लगते हैं। देखिए, पहला तो चाइना का रोल इसमें लगता ही है, उसमें कोई शक नहीं है। चाइना, देखिए चाइना का जो सिस्टम है वो एक डिक्टेटोरियल सिस्टम है, हमें भी पता है। और आपने बड़ा अच्छा शब्द बोला, कमांड एंड कंट्रोल, 1 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पाकिस्तान में कोई 1 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है नहीं। शहबाज शरीफ कितने दिन रहेगा, कितने दिन था, किसी को नहीं पता। वहां पर एक ही चीज है परमानेंट है, वो है पाकिस्तान आर्मी का चीफ। और इसी बंदे ने मुनीर ने अपने को परमानेंट कर लिया, अपना खुद सेल्फ अपॉइंटेड हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट, फील्ड मार्शल की जो पोस्ट होती है इसकी कोई रिटायरमेंट लिमिट नहीं। आप यू आर फील्ड मार्शल फॉर लाइफ। मैं बिल्कुल वही बोलने वाला था। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि वो मतलब लाइफ लॉन्ग अभी अपॉइंटमेंट है। अब आपकी मर्जी है जब निकलो या नहीं निकलो। सेरेमोनियल के अलावा ये भी है, जब उसकी अभी मर्जी है। तो आज चाइना को 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट मिल गया है, और 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट में फायदे होते हैं कि आपका सब कुछ ईज हो जाता है, मतलब बड़े तरीके से हो जाता है। तो चाइना को एक 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट चाहिए। दूसरा, तख्ता पलट की जहां तक बात है, मैं तो बोलूंगा पाकिस्तान में आज शासन ही इसका है। वो तो एक बस हेड है, वहां पर वो एक सुपरफिशियली शहबाज शरीफ बैठा हुआ है। आपने देखा था उसी दिन जब हम लोग यहाँ बैठे थे, विक्ट्री भाषण उसने दिया था शहबाज शरीफ ने, कितनी बार थैंक यू इनको बोला, और अभी भी वही है कि उसको खुश कर दिया है। तो ये सेल्फ अपॉइंटेड है, जिस प्रकार फील्ड मार्शल अयूब खान ने अपने को सेल्फ नॉमिनेशन किया था। और पाकिस्तान की आर्मी की हिस्ट्री आज वो शायद पहली बार मैं बता रहा हूँ, आपको हैरान होगा, आपने अभी फील्ड मार्शल करियप्पा का नाम लिया था।
फील्ड मार्शल करियप्पा भारत के पहले कमांडर इन चीफ थे। पाकिस्तान का पहला कमांडर इन चीफ कौन था? ब्रिटिश का जनरल मेसर्वी, आफ्टर इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 में 180 डेज वो रहा था। उसके बाद नेक्स्ट उनका कौन था? दूसरा वो था जनरल डॉगलस ग्रेसी, 3 साल तकरीबन वो पाकिस्तान आर्मी का चीफ रहा। इमेजिन एक इंडिपेंडेंट नेशन जिसके पास एक आर्मी का सिस्टम ही नहीं था, उन्होंने अंग्रेजों को रूल कराया इंडिपेंडेंट, हमारे करियप्पा साहब थे। तो आप ये देख लिए कि पाकिस्तान आर्मी की तो क्या वो ट्रेडिशन है, अंग्रेजों के साथ उन्होंने अपना वो संपर्क रखा और कोई उनको सेल्फ प्राइड है ही नहीं। और फर्स्ट पाकिस्तान जनरल कौन है? ये है फील्ड मार्शल अयूब खान। और उसी ने अपने को ये फील्ड मार्शल घोषित करवा लिया, वो भी जब प्रेसिडेंट बन गया और उससे बोला लोग चाहते हैं कि मैं फील्ड मार्शल बन जाऊं, तो अब मैं अपने अयूब खान के टेक ओवर करने की तो कहानी बड़ी मजेदार है। 1958 में अयूब खान को चीफ मार्शल लॉ डिक्टेटर बना दिया इस्कंदर मिर्जा ने, उस वक्त के राष्ट्रपति ने। उनको लगा ये मेरे अंडर रहेगा, इसको प्रमोट करो, मैं जो कहूंगा वो ये करेगा और मैं पूरा देश चलाऊंगा। और 1959 में जब टेक ओवर किया अयूब खान ने, उससे 2.5 घंटे पहले वो इस्कंदर मिर्जा के साथ बैठकर मीडिया के सामने चाय पी रहा था। और इस्कंदर मिर्जा ने अयूब खान से कहा कि अयूब खान की आंखों में मीडिया, जैसे हमने लाइट्स लगी हुई ना, लाइट लग रही थी प्रेस के फोटोग्राफर्स की, तो उसने कहा कि आपको भी थोड़ा एक्टिंग की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपको आदत नहीं है मीडिया के सामने जाने की। उनको नहीं पता था कि ये पहले से तैयार हो चुका है। और ढाई घंटे के बाद और जनरल और फौजी लोग पहुंचते हैं प्रेसिडेंशियल पैलेस में, कराची उस वक्त हुआ करता था। इस्कंदर मिर्जा को कहते हैं चलो गेटअप उठाओ अपना बोरिया बिस्तर, उसको क्वेटा भेजा, नजरबंद किया और फिर उसको जिंदगी भर के लिए एग्जाइल में विदेश भेज दिया, वो कभी वापिस ही नहीं आ पाया। परवेज मुशर्रफ ने क्या किया? परवेज मुशर्रफ डिक्टेटर बना तो नवाज शरीफ को भी बाहर जाना पड़ा। वो तो परवेज मुशर्रफ की डेथ हो गई, उसके बाद और थोड़े दिन सिविलियन रूल आ गया, तब जाकर के नवाज शरीफ वापस आया, नहीं तो इनका भी हश्र ही होता। तो अब क्या छोटे भाई शहबाज शरीफ के साथ भी यही होने वाला है? ये सवाल इसलिए है एयर कमोडोर साहब, क्योंकि अभी ये नहीं पता कि पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर और पोस्ट ऑफ फील्ड मार्शल पाकिस्तान में इन दोनों में से ऊपर कौन है? बिल्कुल सही। हमारे यहां तो क्लियर है, सेना की जो भी रैंक है वो सेना की रैंक है, उसका सिविलियन गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान में नहीं आप कह सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं सौरभ जी। मुझे एक चीज बताइए, क्या कोई भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान के अंदर, उसने अपने पूरे 5 साल किए? एक ने भी नहीं किए और हर एक को हटाया गया, यहां तक कि इमरान खान तो बेचारे अब जेल के अंदर हैं। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि पाकिस्तान आर्मी का जो कंट्रोल है सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, सिविलियन गवर्नेंस के ऊपर, वो कभी भी ये कंट्रोल बाहर जाने नहीं देंगे। और सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि इस बार, अभी तक तो यह हमेशा होता है, चाहे वो भारत के अंदर है या दूसरे देशों के अंदर है, कि जो जीतता है उसी के बाद वो बनता है फील्ड मार्शल, यानी कि जैसे आपने सैम मानेकशॉ का दिया था। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पे युद्ध हारने के बाद भी वो लोग फील्ड मार्शल बन जाते हैं या ऑपरेशन हारने के बाद भी फील्ड मार्शल बन जाते हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज क्या आती है? वो महत्वपूर्ण चीज ये आती है कि अगर ये आसिम मुनीर लास्ट कर जाता और सिविलियन गवर्नमेंट में चेंज आता या सिविलियन गवर्नमेंट लास्ट कर जाती, या और 2027 के बाद आसिम मुनीर का क्या होता? उसे देश से भागना पड़ता अगर उसने तब तक तख्ता पलट नहीं किया होता। और उसकी अपनी पर्सनल सेफ्टी, क्योंकि आज भारत की नजरों में आसिम मुनीर एक्चुअल मुजरिम है, वो टेरर नेटवर्क का सबसे बड़ा कंट्रोलर और कोऑर्डिनेटर है। उसी ने तो पुलवामा कराया था जब वो आईएसआई चीफ था, और उसी ने अब ये वाला पहलगांव अटैक कराया। तो अपनी सेफ्टी के लिए भी जरूरी है कि पूरा लाइफ टर्म अगर वो बनेगा फील्ड मार्शल तो उसकी सिक्योरिटी हमेशा रहेगी, उसको भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी पाकिस्तान से। और आखिरी चीज जो इसमें बहुत महत्वपूर्ण आती है कि पूरे के पूरे विश्व में सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट आज ये कह रहे हैं कि भारत की जीत ही नहीं हुई है, भारत ने बुरी तरह से हराया है पाकिस्तान को। तो ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए आसिम मुनीर के लिए और कोई रास्ता ही नहीं रह गया था कि अपने सिविलियन पॉपुलेशन के सामने जो आज खड़ी हो रही है उसके अगेंस्ट, उसके इंटरनल चैलेंजेस जो हैं, जो आर्मी के अंदर जो इंटरनल चैलेंजेस चल रहे हैं उसके अगेंस्ट, तो उन सबको अगर उसको यूनिटी और स्ट्रेंथ में लाना है तो उसको अपने आप को फील्ड मार्शल डिक्लेयर करवाना बहुत जरूरी था। अच्छा, एक मैं आपको एक मजेदार चीज और दिखाता हूं। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाए जाने पर जो पाकिस्तान से फिर अब भारतीय हो गए, पाकिस्तानी होने के बाद, अदनान सामी, जाने माने गायक हैं, उन्होंने एक बड़ा मजेदार पोस्ट किया। अदनान सामी ने पाकिस्तानी नागरिकता छोड़कर भारतीय नागरिकता ले ली थी और अब उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें एक शख्स जो है, ये फिल्म का सीन है, वो एक व्यक्ति खड़ा होकर के बड़ा इंस्पिरेशनल भाषण दे रहा है और फिर धीरे धीरे पता लगता है कि वो भाषण किसके लिए दे रहा है?
सामने गधे खड़े हैं, वो गधों को मोटिवेशनल स्पीच दे रहा है। तो अदनान सामी ने इस व्यक्ति की तुलना आसिम मुनीर से की है कि अब ये किनका नेता बना है, अब एक गधों का नेता बना है, ये अदनान सामी कह रहे हैं। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात जनरल सिन्हा, अयूब खान भी जब पाकिस्तान का पहला फील्ड मार्शल बना तो उसने आर्मी चीफ का पोस्ट छोड़ दिया था, जनरल मूसा खान को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया था। ये व्यक्ति तो अभी फील्ड मार्शल भी है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी है। देखिए सौरभ जी, जो अभी परिस्थिति है कि इसमें पहली बार कैबिनेट से किसी ने फील्ड मार्शल के लिए, उनके जो कैबिनेट है वहाँ से आई है और इसको बनाया गया है। थोड़ी परिस्थिति अलग है। जैसे आपने बताया, अयूब खान जो थे 1958 में उन्होंने मोरलेस कू की थी, उनको बनाया गया था। और वहाँ पर भी जब उनको फील्ड मार्शल जब वो बने, 58 में आए थे, 59 में वो बने और उनका कार्यकाल चला था 68 तक। 65 में आपका ये हुआ था हमारा बैटल, 1965 का बैटल। तो इस दौरान जब वो बने थे तो वो खुद अपने को डिक्लेयर किए थे। अभी जो है यहाँ पर है, ये उन्होंने अपनी प्रोसेस को रखा है और इनको दिया है। देखिए, बॉडी लैंग्वेज जो कहती है आसिम मुनीर की, जो मैं देखा हूँ खास करके जितने बार भी आए हैं, वो कुछ सहमे सहमे से तो दिखते हैं। देखिए, वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पाकिस्तान में मिलिट्री कू का एक चीज़ आप है, उसमें एक 333 ब्रिगेड कहलाता है। वो जिस ओर है वही उस ओर आपकी मिलिट्री सत्ता जाती है। 222 जो है वो रावलपिंडी का ब्रिगेड है, इसको कू ब्रिगेड कहते हैं और सारा चाबी उसके हाथ में होता है। यदि पाकिस्तान की हिस्ट्री को आप देखेंगे ये, और इसमें बहुत बारीकी से सेलेक्ट किया जाता है, ब्रिगेड रैंक का ऑफिसर होता है। इवन जब मुशर्रफ आए थे तो यही ब्रिगेड वहाँ लगी थी और उनका एयरक्राफ्ट, वो शायद श्रीलंका गए थे और आ रहे थे, तो उनको ये बताया गया कि आप लैंड नहीं करें, दूसरी जगह करें और उसके बाद आए, क्योंकि 111 ब्रिगेड इसके साथ थी। अब क्या है कि क्या 111 ब्रिगेड, मेरे जो आकलन कहता है कि वो शायद इनके साथ है नहीं। इसके दो एग्जाम्पल्स हैं। आप 9 मई का बहुत डेट आता है पाकिस्तान के अंदर में जहाँ पर कू हुई थी, और आप लाहौर के अंदर में जो 4 कोर है उनके कोर कमांडर के घर में जनता घुस गई थी। वही सीन जो आपने शायद शुरू में ऐसा ब्रीफिंग की कि कुछ हलचलें हैं पाकिस्तान के अंदर से, कि शायद वैसी परिस्थिति नहीं है। तो मैं ये मानता हूँ कि 2 अलग अलग परिस्थिति हैं। अभी मिलिट्री लॉ या टेक ओवर, और 9 जो कोर कमांडर्स हैं पाकिस्तान के वो टोटल बिखरे हुए हैं। ये देखिए, अगर इसको कू करना है, तख्ता पलट करना है, तो ये सारे कमांडर्स का इसको सपोर्ट होना जरूरी है। 111 ब्रिगेड यदि इसके साथ में है तो ये कू कर लेगा। एक ब्रिगेड इतनी महत्वपूर्ण है भाई, ये पाकिस्तान के इतिहास को दीजिए ना, मिलिट्री कू क्या होता है। जो रावलपिंडी के अंदर कू है ना, ठीक है, ये ब्रिगेड कहां स्टेशन होती है सर? ये रावलपिंडी में रावलपिंडी है। की वो 111 नहीं है, ब्रिगेड। इट इज द कू ब्रिगेड। अच्छा। और वो पूरा का पूरा वहां पर, क्योंकि देखिए इनको करना है ना, तो ये इसको रावलपिंडी से निकलना नहीं पड़ेगा। यदि इसको मिलिट्री कू करनी है ना, इसको सभी जगह नहीं जाएगा। ये होता ही है इस तरह से। मिलिट्री कू पाकिस्तान के इतिहास को यदि डीपली पढ़ेंगे तो इसी का योगदान रहा है। उसमें सारे कोर कमांडर नहीं होते, वो धीरे धीरे आते हैं। या तो अभी आपकी कोर्ट मार्शलिंग जो हुई है पाकिस्तान में, जरा आप थोड़ा सा देखिए, जब मुनीर के आने के बाद ऐसा कहा जाता है तकरीबन 7,500 अफसरों को या तो गए हैं वो छोड़ करके, या उनका कुछ कोर्ट मार्शल हुआ है। तो इसने जो ग्राउंड, जैसे आदि आपने 16 अप्रैल का दिन देखा होगा, और जब वो ये कर रहे थे, जो डायस्पोरा आई थी बाहर से, उसको एड्रेस कर रहे थे, 2 नेशन थ्योरी की जब उन्होंने बात की, वो एक ट्रिगर है। और उस ट्रिगर के, वो ट्रिगर नहीं है, वो उसका फाइनल आगाज था कि हम ये करने वाले। ठीक है, भारत से आप 3 दिन की लड़ाई हार गए। आपके बलूचिस्तान में रोज फौजी मरते हैं। सिंध के लोग सड़क पर खड़े होकर के गोलियां चलाते हुए नारे लगा रहे हैं कि कल बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश। उधर जो पश्तून लोग हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उनके बच्चों को ड्रोन से मारा जा रहा है। तो आप समझ ही सकते हैं कि इसका वो कैसा बदला लेंगे। और इन हालात के बीच में आसिम मुनीर को प्रमोशन मिला। बहुत स्वागत है आपका, मैं हूं सौरभ आपके साथ, और आप देख रहे हैं वॉर ऑन टेरर पर हमारी एक खास पेशकश। फील्ड मार्शल बना दिया गया है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को, और कहा गया है कि इन्होंने बड़ी बहादुरी दिखाई और भारत को शिकस्त दी इस 4 दिन की जंग में, और पूरा देश इनको सैल्यूट करता है और इनको फील्ड मार्शल बना दिया गया। पाकिस्तान इस वक्त शायद अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, सबसे बुरे दौर से।
बलूचिस्तान में रूस फौजी मारे जाते हैं। वहाँ की जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो काफ़ी मजबूत हो चुकी है। सिंध के लोग खुलकर कह रहे हैं कि तुम हमारा पानी भी अब रोकना चाहते हो, सड़कों पर गोलियां चला रहे हैं। सिंध के होम मिनिस्टर का घर जला दिया गया है कल रात को। और खैबर पख्तूनख्वा में तो जो तहरीके तालिबान है पाकिस्तान, वो अब पाकिस्तान की फौज को एंगेज किए ही हुए हैं। और इस बीच में पाकिस्तान के साथ इस 3 दिन की जंग को हारने के बाद आसिम मुनीर का प्रमोशन हुआ है। अब आसिम मुनीर को लेकर के वहां के पत्रकार जो हैं धीरे धीरे जो वो लोग भी अब जाग रहे हैं कि भाई भारत ने सारे सबूत दे दिए, आपको कितना मारा उसने, आप उनकी सारी मिसाइलें सटीक अपने ठिकानों पर एयर बेसिस पर आकर के गिरी, बहावलपुर मुरीद के और मुजफ्फराबाद में टेरर कैंप्स पर जाकर के गिरी, और ये सारे प्रमाण पूरी दुनिया देख रही है, रिपोर्ट कर रही है। तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को किस बात की शाबाशी दी जा रही है, कोई ये तो समझा दे। ये सवाल पाकिस्तान के ही लोग पूछ रहे हैं। 2 बयान आपको सुना रहा हूं। ऐसे शख्स के साथ काम किया जा सकता है जिसने जुल्म की तमाम इंतहाएं पार की हो, जो कि कत्ल गारत में मुलव्वस हो, जो कि तशद्दुद में मुलव्वस हो, जो लोगों को गायब कर देने में मुलव्वस हो, पूरा इलेक्शन चोरी करने में मुलव्वस हो। क्या ऐसी ये नहीं है कि बात हो ही नहीं सकती, बात करनी पड़ेगी, ये ताकतवर है, ये बात नहीं है। अल्टीमेटली आप अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं जब आप इन लाइन पे सोचते हैं कि ये जो बैड ब्लड या ये जो रिवलरी है, आपको अगर आप सियासी तौर पे शऊर रखते हैं तो आपको ये बात माननी पड़ेगी कि ये इस स्टेज के ऊपर है। इसके ऊपर अगर थोड़ी बहुत नरमी होने के बाद अगर बात आगे भी चले तो बात जनरल आसिम मुनीर की फांसी तक जाएगी, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर ने जो जराइम किए हैं वो नाकाबिले माफी जराइम हैं। वो जराइम वो तमाम पाकिस्तान की तारीख में किए जाने वाले इंसानियत सोज मुजालिम की तमाम हदें पार की गई हैं उन मुजालिम के अंदर। पहली बात तो इस बात में आप कोई शक ना रखें, कोई कंफ्यूजन ना रखें कि पाकिस्तान का असल शासक इस वक्त रूलर वो आसिम मुनीर है, और ये सब कुछ आसिम मुनीर खुद ही कर रहा है। और इसके पीछे कोई ना कोई एक स्ट्रैटेजी है। यूं ही नहीं एक दिन हो सकता है कि शहबाज शरीफ को ख्याल आया है कि मेरा सेनापति बड़ा बहादुर है, चलो मैं इसको प्रमोट कर देता हूं। ऐसा नहीं होता। इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई बड़ी स्ट्रैटेजी काम कर रही है, और उसमें चाइना एक प्लेयर हो सकता है। और एक बात जो दूसरी बिल्कुल साफ हो गई है शीशे की तरह, वो ये कि शहबाज शरीफ का अब कोई लेना देना ही नहीं रह गया पाकिस्तान की शासन से। शहबाज शरीफ सिर्फ एक कठपुतली है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। वो उठता बैठता करता जो कुछ है वो आसिम मुनीर के कहने पर है। और आसिम मुनीर को कौन चला रहा है, सवाल हमारे सामने यह होना चाहिए। और वो भारत के लिए उसके क्या मंसूबे हैं, उसके दिमाग में क्या पक रहा है, यह हम लोगों को सोचना चाहिए। एयर कमोडोर साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर आप देखिए युद्ध हमारे ऑपरेशन शुरू होने से पहले चाइना ने इनको दी थी PL-15 मिसाइल्स। अगर उसके बाद भी देखें तो कितने सारे डेलीगेशंस चाइना से भी आए और यहां से इनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशक दर भी वहां पे गए। और उसके बाद क्या हुआ, अनाउंसमेंट आता है कि J-35A 40 दिए जाएंगे, जिसमें से 20 इस अगस्त 2025 के अंदर उनको दिए जाएंगे। भारत में शांति, स्थिरता, विकास, तरक्की ये ना पाकिस्तान पसंद करता है ना चाइना पसंद करता है। अब सवाल यह है कि क्या ठीक है हमने लड़ाई में पाकिस्तान को खूब मजबूत शिकस्त दी है, लेकिन क्या अब हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पर हमको एक कांस्टेंट विजिल रखनी पड़ेगी? और चाइना यही चाहता है कि भारत का ध्यान अपनी और कामों से हटे और इन कामों पर लगे। सर, और देखिए बिल्कुल आपने सही बोला है। भारत को अब ये जो हमारा न्यू नॉर्मल बन गया है, इस न्यू नॉर्मल में एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है। 24/7 पूरी भारत को, हमारी आर्म फोर्सेस को अलर्ट रहना पड़ेगा, उसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान ये बाज नहीं आएगा, ये हरकतें करता रहेगा, और पूरे देश को भी अलर्ट रखना पड़ेगा। तो हो सकता है ये जो भी अभी हुआ है, देखिए इससे एक लोगों में जागरण तो आई है, एक स्ट्रैटेजिक कल्चर मेरे ख्याल अब देश में धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। लोग अब सवाल करने लगे हैं कि ये क्यों किया उसने, हमें क्या फ़ायदा हुआ, उनको क्या फ़ायदा हुआ। तो एक थिंकिंग अभी हो गई, तो लोग में एक अलर्टनेस आएगी। और अभी आपने जो चाइना का इश्यू उठाया है, मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, चाइना के साथ साथ अमेरिका का भी है। क्योंकि कल के टाइम्स ऑफ इंडिया में भी बहुत क्लियर रिपोर्टिंग आई थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो खुद का बेटा है डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, वो पाकिस्तान में गया था फरवरी-मार्च के आसपास, और वहाँ पर उसने अपने फादर को आके प्रपोजल दिया कि यहाँ पर हम माइनिंग कर सकते हैं। और यहाँ तक बोला है कि पाकिस्तान में $50 ट्रिलियन वर्थ मिनरल रिजर्व्स हैं, और ऑब्वियसली वो इलाका बलूचिस्तान है। दूसरा उसने ये भी बोला था कि यहाँ पर ऑयल एंड गैस और साथ साथ यहाँ पर रियल एस्टेट के लिए बहुत अच्छी स्कोप है। और दूसरा उसके बाद विटकॉफ है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप का गोल्फ पार्टनर है, उसका बेटा थोड़े दिन पहले आया था। और ये पूरी फैमिली की आप देखिए, ये बेटा जो है इसने 2016 प्रेसिडेंशियल ट्रंप के इलेक्शंस को फंड किया था। और ये ट्रंप फैमिली का 60% हाथ है क्रिप्टो करेंसी में। और क्रिप्टो करेंसी का 2 दिन के अंदर पाकिस्तान में एक क्रिप्टो करेंसी सेंटर बना है, 2 दिन के अंदर साइन किया गया है। और ये
एक हफ्ते ही पहलगाम से पहले हुआ है। और आपको हैरानी होगी, वो बताया गया है कि पाकिस्तान साउथ एशिया का क्रिप्टो करेंसी सेंटर बनेगा। सर, अब ये तो बड़ा क्लियर है कि ट्रंप जो फैसले लेते हैं उसके पीछे उनकी कितनी पॉलिटिकल समझ और जियोपॉलिटिक्स की समझ होती है और कितने उनके खुद बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं। जब वो कतर से जहाज ले सकते हैं तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। सीरिया का जो इस वक्त जिसको एक वक्त यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बनाया गया था, वो आज गले लग रहा है ट्रंप के। बहरहाल पाकिस्तान के हालात आप आगे देखिए। पाकिस्तान में पानी के लिए संग्राम हो रहा है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत से बहुत हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं। वाटर डिस्प्यूट को लेकर भीड़ ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत के गृह मंत्री का घर फूंक दिया। सिंध के गृह मंत्री जियाउल हसन लंजर, इनके घर पर हमला किया गया और भीड़ ने इनके पूरे घर को आग लगा दी। आप तस्वीरें देखिए। और उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए पूरे इलाके में दहशत और कोहराम मचा। भीड़ ने घर पर मौजूद पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों को पीटा, मारपीट हुई, लाठी डंडे बरसाए गए और इसके बाद सुरक्षा कर्मी वहां से भागने को मजबूर हो गए। बताया जा रहा है कि पंजाब और सिंध में पानी के बंटवारे को लेकर एक पहले से विवाद चल रहा था और गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है, इसके साथ साथ पानी का संकट और गहरा हो रहा है। और इसके बाद सिंध के गृह मंत्री के घर पर भीड़ ने धावा बोल दिया। हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। गृह मंत्री जियाउल हसन लंजर के घर को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। देखिए, सिंध जे सूबाई घरू वज़ीर जियाउल हसन लंजार जे हाउस ते हमलो ऐं बाहि ॾिनी वई, जंहिंखां पोइ गाॾियूं सड़ी वयूं आहिनि, माण्हू धकी थियण जा इतला आहिनि। मुकमल तौर ते सॼे हाउस खे जेको आहे सो बाहि ॾिनी वई आहे। पुलिस इंतजामिया और वीडियो है, उसमें दिखाई देता है कि ये जो बॉर्डर से पाकिस्तान के जितने सैनिक अब वापस लौट रहे हैं, तो ये सिंध से जैसे गुजर रहे थे तो ये देखिए, रास्ते में इनको लोगों ने रोक लिया। पाकिस्तान की फौज के ट्रकों को रास्ते में रोक लिया गया। जंग लड़के आ रहे हैं। नहीं, जंग नहीं। और क्या है? तुम हमारे दुश्मन हो। चलो गोली, चलो गोली। कल बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश। ये जो दहशत गर्दी है उसके पीछे वर्दी है। ये देखिए तस्वीरें जो आ रही हैं सिंध से, जो आ रही हैं, आगजनी हो रही है पूरे सिंध के अंदर। जगह जगह गोलियां चल रही हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, कल बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश। ये तो हालात हैं देश के। और आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल प्रमोट किया जा रहा है। पाकिस्तान की फौज लौट रही है बॉर्डर से, वो कहते हैं हम तुम्हारे मुल्क के लिए जंग लड़के लौट रहे हैं। लोगों ने कहा कोई जंग नहीं लड़के लौट रहे, तुम हमारे दुश्मन हो। और इस सब के पीछे दरअसल एक पाकिस्तान और इसके पीछे भी आसिम मुनीर ही है। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने एक प्लान बनाया, ग्रीन इनिशिएटिव कहते हैं उसको, पाकिस्तान ग्रीन इनिशिएटिव। और इसके जरिए उनका जो पंजाब सूबा है, जिसको लेकर पहले ही बाकी प्रदेशों के लोग जो है ये महसूस करते हैं कि सब कुछ देश में जो है वो पंजाब सूबे को ही मिलता है, वही लोग देश चलाते हैं, वही प्रधानमंत्री भी बनते हैं, वही सेना के प्रमुख भी बनते हैं, पूरी ब्यूरोक्रेसी में वो लोग। तो पंजाब का ही एक इलाका है चोलिस्तान, वहां पानी पहुंचाने के लिए एक नहर का प्रोजेक्ट आसिम मुनीर ने अप्रूव किया इस ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वो भी पाकिस्तान की फौज के द्वारा चलाई गई एक कंपनी है। पाकिस्तान की फौज बहुत बिजनेस करती है, तो एक पाकिस्तान की आर्मी की ही कंपनी को, जिसका हेड जो है एक रिटायर्ड आर्मी जनरल है, उसको चोलिस्तान तक एक नहर बनाने का काम दे दिया गया। तो सिंध के लोगों में आग लग गई। उन्होंने कहा कि पहले ही तुम हमारे साथ भेदभाव करते हो और अब तुम हमारा पानी भी ले लेना चाहते हो। हमारे जो अगर वो पानी जो आ रहा है और जो सिंध तक पहुंचता है, अगर रास्ते में नहर बना करके वो पानी फिर पंजाब को दे दिया जाएगा तो सिंध के लोग क्या करेंगे? और आप देखिए उसके बाद देखिए जरा पाकिस्तान के फौजियों के साथ, पुलिस वालों के साथ इस वक्त क्या सलूक सिंध की जनता जो है वो इस वक्त कर रही है। तो ये जो एक नया बखेड़ा विवाद खड़ा हुआ, इसके पीछे भी आसिम मुनीर ही है। सही पूछ रहे हैं लोग कि आसिम मुनीर, तुमने इस मुल्क के लिए किया क्या है? एक अच्छा काम तो बताओ जो तुमने किया हो। तुम जब से आर्मी प्रमुख बने हो तब से लेकर आज तक, मेरे ख्याल में 2021 से 22 में ये आर्मी चीफ बन गया था, और तब से लेकर आज तक आसिम मुनीर के मुखिया रहते हुए
केवल और केवल पाकिस्तान की फौज पर हमले, पाकिस्तान में आजादी की तहरीरें, फ्रीडम स्ट्रगल अलग अलग सूबों में वो चल रही है। अब मैं आपको एक दूसरी तस्वीर भी दिखा देता हूं। ये तस्वीरें खैबर पख्तूनख्वा से तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP, जो लगातार पाकिस्तान की फौज से जंग लड़ रहा है और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर शरिया कानून लगाया जाए। अब उस लड़ाई में उन तालिबानियों के ऊपर हमला करने की आड़ में एक बम गिराया गया और उस बम से, और ये बम बताया जा रहा है वो जो एक ड्रोन होता है जी, क्वाडकॉप्टर, उससे ये बम गिराया गया एक घर के ऊपर। पाकिस्तान की सेना ने कहा कि हम दहशतगर्दों पर कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन आप देख सकते हैं इस कार्रवाई में 4 मासूम बच्चे मारे गए, छोटे छोटे बच्चे। ये खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है, उत्तरी वजीरिस्तान में। ये ड्रोन अटैक था जिसमें 4 मासूम बच्चों की मौत हो गई, कई और बच्चे और महिलाएं जख्मी हुए हैं। एक रिहायशी इलाके के अंदर बम गिराना, आप सोच सकते हैं पाकिस्तान की आर्मी अपने ही शहरियों के, अपने ही लोगों के साथ क्या सलूक करती है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई सेना अपने ही देश के अंदर बम गिराती हो, एयर ड्रॉप करती हो, बम करती हो, हेलीकॉप्टर से गोलियां फायरिंग करती हो। ये सब कुछ होता है पाकिस्तान। और सुनिए इसको लेकर वहां लोग क्या कह रहे हैं। हमारे लोकल नेतन्याहू ने 3 बच्चे मार दिए मेरे पाकिस्तानी। ड्रोन हमला किया गया और अब इनके वो रसा बच्चे की बॉडीज को लेके बैठे हुए हैं, धरना दिए हुए हैं। वजीरिस्तान में ये ड्रोन हमला किया गया है। DGISPR ने भारत के हमले के बाद कहा था कि हम सिविलियंस को निशाना नहीं बनाते, हमारे असूल हैं, हम मजहब को फॉलो करते हैं, हम इस्लाम के फॉलोअर्स हैं। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, इन बच्चों की तस्वीर चीख चीख के बता रही हैं कि ये सिविलियंस को वहां निशाना बनाते हैं जहां इनका बस चलता है। भारत के खिलाफ बस नहीं चल रहा था, ये चाहते नहीं थे जंग बढ़े, इसलिए ये ऐसी बातें कर रहे थे, क्योंकि इनकी जान जाती है। जहां आगे बंदूक हो, मिसाइल हो, गोला हो, वहां जान जाती है। जहां अपने निहत्ते बच्चे हों, वहां पे हमले होते हैं। जर्नैलों ने हमेशा मजहबी चूरन बेचा है इस मुल्क में, क्योंकि बिकता है, आपने ये खरीदना नहीं है। अगर ये मजहबी होते तो ऐसे मासूम बच्चों को ना मार देते, दरिंदों की तरह। दरिंदगी के साथ इन बच्चों को शहीद कर दिया गया ड्रोन हमला मार के। आपने देखा पाकिस्तान का पत्रकार अपने आर्मी चीफ को कह रहा है लोकल नेतन्याहू, और इनका बस भारतीय फौज के सामने नहीं चलता, वहां नहीं लड़ सकते, ये बच्चों को ही मार सकते हैं। और उन्होंने कहा मजहबी चूरन बेचा जा रहा है, खरीदना मत। लेकिन मजहबी चूरन शहबाज शरीफ को चटा दिया गया और शहबाज शरीफ ने आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया। सर, खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है, सिंध जल रहा है, बलूचिस्तान में तो है ही जो हो रहा है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, ये एक कहावत होती है, डिफीट इनटू विक्ट्री। एक हारा हुआ मुल्क अपने आप को विक्टोरियस बता रहा है और उनके अपने लोग बता रहे हैं कि जो तुम अपने ही लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हो, भारत से तो पिट के आ गए आप, और यहाँ पर आप चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में हो, चाहे सिंध हो, यहाँ पर पंजाबी मुसलमान फौज, मुनीर की पंजाबी मुसलमान फौज वहाँ के और नागरिकों को नागरिक समझती ही नहीं है। उनके ऊपर वो जितने अत्याचार हो उनको गायब कर दो, उनको जेल में डाल दो, उनकी औरतों को डालो, ये काम कर रही है पाकिस्तान की फौज। ये पानी का जो प्रोजेक्ट है जो आपने बताया चोलिस्तान से, वो भावल नगर से निकलती है, एक कनाल है, सिस्टम है, सुलेमांकी हेडवर्क। सुलेमांकी हेडवर्क एक्चुअली जो 3 नदियां हमारी नीचे वाली जो नदियां हैं, खास करके सतलज, रावी और ब्यास, इसकी रिवर की जो फ्लड वाटर होती थी उससे वो चलती है सुलेमांकी, और वहाँ से बहुत सारे कनाल निकलते हैं, जिसमें भावलपुर कनाल है और उसका लिंक कनाल है। यहाँ से ये पानी जाना था, इसका एक प्रोजेक्ट था, और इसके एक और लिंक कनाल है जो ऊपर से आपकी 3 नदियों का उससे लेकर के इसमें डालते हैं, मगर वो चलती नहीं है। और इनका डिफेंस सिस्टम भी इसी में, क्यों इन्होंने फौजियों को दिया और एक कॉन्ट्रैक्ट आया। ये जो आपने शायद बताया कि वो पानी भी पंजाब में लेकर आना चाहते हैं, वो शायद मेरे को क्योंकि एंटी ग्रेविटी ला नहीं सकते वो, तो है ये सिंध के लिए, जिसको बिलावल भुट्टो ने ये लड़ाई शुरू होने के 1 दिन बाद बंद कर दिया था। ये जो बिलावल भुट्टो कह रहे थे कि या तो ये बहेगा पानी या खून बहेगा, क्योंकि बिलबिलाहट उसकी है। ये इन्होंने फौजी फाउंडेशन को इसलिए दिया था कि इसमें डिफेंस वर्क आने थे, और ये पूरा हम जब बात करते हैं बाड़मेर जैसलमेर के इलाके से होते हुए इसको जाना था, रहमियार खार के नीचे से होते हुए। हाँ,
अभी हुआ क्या है? हुआ ये है क्योंकि इनके पास पानी नहीं है, भारत ने पूरी पानी बंद कर दी है, प्रॉब्लम उसकी आ रही है। और देखिए, ये तो आपने कहा ना, सिविल वॉर तो अभी शुरू हुई है, उसका सिविल वॉर का आपने जो नजारा दिखाया, एक ये है, और ये केवल पाकिस्तान इज इन सिविल वॉर, इट इज ऑलरेडी इन सिविल वॉर। और इसमें इसलिए मानता हूं अच्छा कि भारत ने जो रिपोर्ट किया है इतने दिनों के बाद, ये एक आपके ओवरऑल स्ट्रेटजी का हिस्सा है। ठीक, बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मेरे साथ मेरे चारों खास मेहमान हैं, मेजर जनरल संजय मेस्टन, मेजर जनरल वीके दत्ता, मेजर जनरल के सिन्हा, एयर कमोडोर एस बैल। अब आपको बता रहे हैं एक बड़ी अहम खबर। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए थे, और अब जो कुछ बचे कुछ हैं उनका भी चुन चुनकर हिसाब हो रहा है। पिछले 3 दिनों में 2 बड़े आतंकवादियों पर हमला हुआ। सिंध में लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर अबू सैफुल्लाह निजामानी उर्फ अबू हमजा, ये मारा गया। ये अब लश्कर के को फाउंडर आमिर हमजा पर हमले की खबर आ रही है। लाहौर में आमिर हमजा को गोली मारने की खबर है, और गोली लगने के बाद आमिर हमजा को लाहौर के मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आईएसआई की निगरानी में इस आतंकवादी का इलाज इस वक्त चल रहा है। बड़ा प्रोमिनेंट और डोमिनेंट फिगर रहा है ये लश्कर तैयबा में। हाफिज सईद के साथ मिलकर इसने लश्कर तैयबा क्रिएट किया, बनाया, और उसके बाद ये माना जाता है कि कुछ वक्त ये भारत में भी रहा, और भारत में इसने कई स्लीपर सेल स्थापित किए। इसके अलावा धीरे धीरे ये ऑपरेशनल कमांड से हट करके ये लश्कर तैयबा का जो पब्लिसिटी विंग है या प्रोपोगेंडा विंग है, उसके अंदर चला गया। तो इस वक्त इसका रोल लश्कर तैयबा में ज्यादा आइडियोलॉजिकल विचारधारा का माना जाता है, लेकिन एक बिल्कुल घोर कट्टर आतंकवादी है, और इसको निशाने पर लेना पाकिस्तान में इसको लेकर खलबली मची हुई। और इससे पहले जो शख्स मारा गया था अबू हमजा, अबू सैफुल्लाह, वो व्यक्ति भी बहुत टॉप तक लश्कर तैयबा में घुसा हुआ था, नेपाल से सारे ऑपरेशंस देखता था। भारत में कई बड़े हमले उसने कराए थे, जिसमें नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर पर हमला शामिल है, जिसके अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में के बाहर हमला किया गया था, रामपुर के सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया गया था। तो इन दोनों लोगों का खास तौर पर निशाने पर लिया जाना, ये पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रहा, पाकिस्तान की सेना को तो बिल्कुल नहीं, कि आखिर इनके पीछे क्या है। कई थ्योरीज चलती हैं, लोग कहते हैं, पाकिस्तान के लोग कहते हैं भारत इनको मरवा रहा है, भारत कहता है इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। एक दूसरी थ्योरी ये चलती है कि पाकिस्तान की ही जो फौज है, आईएसआई है, वो अब ऐसे लोगों को खुद ही एलिमिनेट कर रही है जो उसके लिए दुनिया में अगर इनको एक्सपोज कर लिया जाए या इनके बारे में भारत अगर दुनिया को बताना शुरू करे, तो फिर उसके लिंक आतंकवादियों के साथ एक्सपोज हो सकते हैं, इसलिए वो खुद ही इनको रास्ते से हटा रही है। और तीसरा ये भी कुछ लोग कहते हैं कि लश्कर तैयबा के अंदर खास तौर पर एक स्ट्रगल चल रही है, जो निचले कमांडर हैं वो अब टॉप पर आना चाहते हैं, तो एक इंटरनल वॉर जो है लश्कर तैयबा के अंदर जारी है। इनमें से अब कौन सा सही है ये तो फिलहाल हमने नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो कुछ हो रहा है ये भारत के हित में हो रहा है, इन आतंकवादियों का मारा जाना। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आमिर हमजा 2005 में इसका इन्वॉल्वमेंट था आईआईएससी अटैक के अंदर, और उसी में साफुल्ला भी साथ में था जिसने ये अटैक किया था। और साफुल्ला तो खैर अल्लाह को प्यारा हो गया 3 दिन पहले, और किसने किया, जैसे बोल रहे थे कि किसी ने भी किया हो सकता है, और इसको डेजिग्नेट किया गया है ग्लोबल टेररिस्ट बाय द यूएस। अबू हमजा, अमीर हमजा को, अबू हमजा को, और इसको जब ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया 2012 में, तो अभी पाकिस्तान के बेस हॉस्पिटल में, मिलिट्री का बेस हॉस्पिटल में इसको आईएसआई की प्रोटेक्शन के अंदर रखा गया है। तो अभी क्यों नहीं हैंडओवर कर देते इसको तो हैंडओवर करना चाहिए, और यूएस को मांगना चाहिए कि जिसको हमने ग्लोबल टेररिस्ट कहा है, जिसकी तारें बड़े बड़े ग्लोबल जिहादिस्ट के साथ लगी हुई हैं, तो उनको देना चाहिए ना। तो इसका क्लियर मतलब है आर्मी अस्पताल में इलाज हो रहा है, आर्मी अस्पताल, बेस मिलिट्री हॉस्पिटल, यानी कि उनका जो बेस्ट हॉस्पिटल है उसके अंदर, और वो भी आईएसआई प्रोटेक्शन के अंदर। और इसके क्लोज कौन थे? हफीज सईद एंड अब्दुल रहमान मक्की, ये दोनों के दोनों यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। तो अगर इतने सारे यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, जिसमें से कि हाफिज सईद और साथ में अबू हमजा, अगर ये पाकिस्तान के अंदर है और अब तो आर्मी के हाथ में है अबू हमजा, तो क्यों नहीं उनको हैंडओवर करते अमेरिका को? आपको इस आदमी का समझना ये कितना इंपॉर्टेंट था, तो मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर जरिए समझाता हूं। अलकायदा का मुखिया बना ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन का नंबर 2 था ऐमन अल जवारी।
और जब मर गया ओसामा बिन लादेन तो ऐमन अल जवाहिरी ने ही अलकायदा को चलाया, बाद में उसको भी मार दिया अमेरिका ने। तो इसको आप ऐसे ही समझिए कि अगर हाफिज सईद जो है ओसामा बिन लादेन है तो ये उसका ऐमन अल जवाहिरी है, बिल्कुल नंबर 2 आदमी था ये। और इस वक्त इसको गोली लगी है बताया जा रहा है और ये अस्पताल में भर्ती है। और इससे पहले भी जो आदमी मारा गया, ये अब ये सिलसिला तो खैर 2-3 साल से चल रहा है जनरल सिन्हा पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस वक्त जो लोग निशाने पर लिए जा रहे हैं ये वाकई अहमियत रखते हैं वहाँ के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर में। एब्सोल्युटली सौरभ जी, जो आपने कहा, और इनकी अब गणना जो एक्चुअल नंबर हैं जो मोस्ट वांटेड हैं हमारे लिस्ट के अंदर से, ये अब 32वां हो गया। कुछ दिन पहले, इसके पहले ये 29 के आसपास थे, कल को यदि हम लेते हैं तो ये 32 हो गए। अमीर हमज़ा के बारे में, अमीर हमज़ा जो कि को-फाउंडर, ये केवल को-फाउंडर लश्कर-ए-तोयबा का ही नहीं है, जो ये एक फिलायत इंसानियत के बारे में जो कहते हैं, जो उसकी बाद में बनी है, उसका एक शैडो था, उसका भी ये फाउंडर है। तो इसका मेन इसके ऊपर इसलिए डाल दिया गया कि जो हाफिज़ सईद हैं, जो हाफिज़ सईद के बाद इसको बड़ी इंपॉर्टेंट से बात आपने बनाई, सॉरी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो आपने कहा कि लश्कर-ए-तैयबा जब बैन हुआ उसके बाद हाफिज सईद ने बनाया, पहले बनाया जमात-उद दावा, और उसके अलग-अलग उसके साथ ही फलाह इंसानियत बनाया। फलाह इंसानियत का हेड ये था, फलाह इंसानियत का ये हेड था। देखिए, फलाह इंसानियत हेड भी आप इसके लिंकेजेस आप देखेंगे तो मिडिल ईस्ट से जुड़े हुए थे उस समय। तो उस समय जकात की बात होती थी, जकात के जितने पैसे आते थे, सऊदी अरेबिया और ये जितने देश हैं बाद में इनसे अलग हुए हैं। ये पहले पूरे जकात के पैसे से चलते थे और जकात सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज से आते थे, उसमें कतर भी था। मगर उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि यदि हम ये करते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी भी कॉन्सेप्ट को चेंज किया कि केवल हम ऑयल पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, वी हैव टू मॉडर्नाइज इफ़ वी हैव टू गो इन 21st सेंचुरी के एंड में हम इसी तरह बने रहें। तो पूरी जो चेंजेस हुई हैं, अभी ये मारा कैसे गया, और आप प्लीज़ बोलिए। ओके, ये घर पे ही मिला है, इसको गोली लगी है घर के अंदर, उसके बाद ये निकले हैं। तो कौन कर रहा है वो ठीक है, इसकी जो आप ज़्यादा हम ये कहते हैं ठीक है, कुछ पैसे उसे आ रहे हैं मिडिल ईस्ट से इनको निकालने के लिए, मगर ये अभी अपनी यूटिलिटी खो चुके हैं। अभी क्या कर रहा था, स्पेशली जब हम बात करते हैं जो चीफ हैं साहब, जिनको आपने फील्ड मार्शल अभी कल बना दिया, वो क्या कर रहे हैं, जितने भी आपके स्पेशल फोर्सेस के एक्स सर्विसमैन हैं वो चाहते हैं, और उसमें जो कट्टरता है उनको, जबकि आपका अभी देखेंगे जब पहलगाम में जो हुआ था, उनके एसएसएफ के 2 लोग थे और जिन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर के लश्कर-ए-तोयबा ज्वाइन किया, और ये मरकज़ का पूरा चेहरा बदल देना चाहते हैं और ये वांट टू मेक इट अ वेरी डेडली फोर्स। अब सर एक और खबर मैं आपको बताता हूं, कुछ इस खबर से जुड़ी हुई भी हो सकती है, हम कह नहीं सकते। भारत में जो हमारे आईबी के इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ थे तपन कुमार डेका, ये अगले महीने जो हैं वो रिटायर होने वाले थे, और एक बार फिर से इनको एक अहम जिम्मेदारी के तहत, क्योंकि बहुत क्रूशल काम कर रहे हैं इन हालात में तो और भी ज़्यादा, इनको एक्सटेंशन दे दिया गया है 1 साल का। तो तपन कुमार डेका का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, और ये लगातार दूसरी बार है जब तपन कुमार डेका का कार्यकाल जो है बढ़ाया गया है। कल ही इसकी अधिसूचना जारी हुई है, कैबिनेट सेक्रेटरी ने इसके बारे में बताया है। अब ये कौन है तपन कुमार डेका? खास तौर पर जब आप इतने वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में रह रहे हों, सर्कमस्टांसेस ऐसी हों, तो इंटेलिजेंस की भूमिका बहुत अहम होती है। अब हमने पाकिस्तान में जाकर के जितने टारगेट्स हिट किए, ये सब कहाँ से आते हैं? कौन कहाँ पर है, किस वक्त हमला करना है, किस वक्त वहाँ कितने लोग हैं, ये सब इंटेलिजेंस से होता है। हमारी 2 प्रमुख इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, रॉ जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस देखती है और आईबी जो इंटरनल इंटेलिजेंस देखती है। और आप देख रहे हैं अभी बहुत सारे लोग पकड़े जा रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए मुखबिरी की या जासूसी की पिछले कुछ दिनों के अंदर। तो आईबी का रोल बहुत ज़्यादा क्रूशल है। अब ये तपन कुमार डेका को सुपर स्पाई भी कहा जाता है। सुपर स्पाई इनको क्यों कहते हैं, इसके पीछे इनका जो है बैकग्राउंड है। ये 1988 बैच के आईपीएस अफसर हैं, हिमाचल प्रदेश काडर के, और ख़ास तौर पर आतंकवादी रिलेटेड मामलों में इनकी एक्सपर्टीज़ मानी जाती है। इनको खास कश्मीर में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं और नॉर्थ ईस्ट में जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं, उनका इनको खास एक्सपर्ट माना जाता है। और इनको ये आईबी के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दत्ता सर, आईबी के हेड ऑफ ऑपरेशंस रह चुके हैं 2 दशक से ज्यादा। वो मतलब मुझे लगता है वो पोस्ट मेन पोस्ट है, ऑपरेशनल हेड। ऐसा व्यक्ति जो समझता है कि इंटेलिजेंस ऑपरेशंस कैसे चलाए जाते हैं और 20 साल से ज्यादा उसने एक्टिवली ये काम किया हो, वो व्यक्ति हैं तपन कुमार डेका, और इनको 1 साल का एक्सटेंशन मिला है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि
पूरे जो इंटरनल सिक्योरिटी सेटअप है उसके अंदर आईबी का बहुत बड़ा रोल है। और आईबी एक ऐसी संस्था है जो पूरे भारतवर्ष के अंदर जितने भी फॉरेन स्पाइंग की कार्रवाई या हमारे जो अपने नागरिक हैं जो अगर दुश्मन के साथ मिले हुए हैं उस इलाके के अंदर, चाहे टेररिस्ट हैं, टेररिस्ट की मदद कौन कर रहे हैं, वो पूरे नेटवर्क के ऊपर उनकी नज़र होती है। और जो आईबी का नेटवर्क है उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। अगर आपको याद हो 1990 अर्ली दशक में जब रवैया सईद की किडनैपिंग के बाद जो माहौल हुआ J&K के अंदर, बहुत सारे आईबी के अफसर वहाँ पे मारे गए और उनका हमारा जो नेटवर्क था आईबी का वहाँ J&K के अंदर इन लोगों ने ध्वस्त करा दिया तकरीबन। अभी वो दोबारा रीबिल्ड करके हमने, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो J&K हो, चाहे वो नक्सल का इलाका हो, तो आईबी का बहुत बड़ा रोल है। और आपको ये भी शायद ध्यान हो कि हमारे जो NSA हैं वो भी आईबी के डायरेक्टर रह चुके हैं और उसके बाद ही वो बाद में जो आज के दिन में NSA हैं। तो जो आईबी का एक कार्यकाल है, उसका एक्सपर्टीज है, एक्सपीरियंस है और एक लीडरशिप जो मोटिवेट करती है अपने आईबी के ऑपरेटिव्स को सही तरीके से काम करना ज़मीन के ऊपर, वो बहुत ज़रूरी है। और अभी जो आपने देखा होगा कि जितना ये नेटवर्क निकल के आ रहा है, जहाँ पर पाकिस्तान के लिए जासूसी हमारे भारत के नागरिक कर रहे थे, उनके ऊपर अभी पूरी धरपकड़ 12 लोग ऐसे पकड़े जा चुके हैं। बिल्कुल। तो आईबी का बहुत बड़ा रोल है। RNAW का रोल रहता है एक्सटर्नल इंटेलिजेंस का, इनका इंटरनल रहता है। मिलिट्री DIA वगैरह अपना ये कोलैबोरेट भी करती हैं एजेंसीज, रॉ और आईबी आपस में। बिल्कुल ऐसा है कि इनका जो जॉइंट जितनी इनपुट आती हैं वो जाके फाइनली NSA के लेवल में सारे के सारे जो मर्ज होती हैं उसके बाद वॉर टाइम्स में ये पोस्ट कितनी, ये आईबी कितना महत्वपूर्ण हो जाती है? आईबी का मैं बता रहा, पूरा इंटरनल सिक्योरिटी है, चाहे वो जितने भी कार्रवाई एंटी नेशनल भारत के अंदर चल रहे हों, चाहे वो जो दुश्मन देश के द्वारा हो, हमारे इंटरनल जो लोग ऐसे मिले हुए हों, उन सब के ऊपर। अभी देखिए अब ये हम सबके कान खड़े करने हो जाने चाहिए इस खबर से कि जासूसी के आरोप में अब तक पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में 12 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पंजाब में 4 मई को 2 लोग गिरफ्तार हुए, 11 मई को फिर 2 लोग गिरफ्तार हुए, 19 मई को 2 लोग गिरफ्तार हुए। हरियाणा में 15 मई को एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, 16 मई को एक यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा गिरफ्तार हुई। आइए उसके बारे में आपको बता दें। देश के साथ गद्दारी करने वालों के बारे में नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब इसी सिलसिले में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार है यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा। उसकी कुछ फोन पर जो चैट्स थी वो सामने आई हैं जिसमें वो पाकिस्तान में अपनी शादी कराने की बात कह रही है। ज्योति मल्होत्रा कई बार पाकिस्तान जा चुकी थी और अब उसकी ये चैट पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी अली हसन के साथ की है। इस चैट में हसन कहता है कि मेरे दिल से दुआ निकलती है कि आप हमेशा खुश रहिए, और इसके जवाब में ज्योति मल्होत्रा कहती है कि यार पाकिस्तान में मेरी शादी करवा दो। इनके बीच ज्योति के अटारी बॉर्डर जाने, वहां पर प्रोटोकॉल मिलने, एक गुरुद्वारे में ज्योति के किसी महिला अफसर से मुलाकात का भी जिक्र है। वो पाकिस्तान जाती है, वहां के फंक्शंस को अटेंड करती है और वहां पर उसे यही पाकिस्तान हाई कमीशन का एक व्यक्ति जो है वो उसको घुमाता है, फिराता है, अपनी बीवी से भी मिलाता है। तो ये तमाम बातें हो रही हैं और ज्योति ने खुद कबूल किया है कि वो पाकिस्तान के लोगों के संपर्क में थी और उसने शायद कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वो पास ऑन भी की है। लेकिन अब ये दुख की बात तो है, लेकिन हकीकत है, इससे मुंह फेरा नहीं जा सकता कि आपके देश के अंदर गद्दार बैठे हैं। आपके देश के अंदर ऐसे लोग बैठे हैं जो या तो अपनी किसी छोटी मोटी शिकायत की वजह से या पैसे के लालच में या किसी और, कई लोग हनी ट्रैप हो जाते हैं, उस ब्लैकमेल होने के बाद वो अपने देश के साथ गद्दारी करते हैं और दुश्मन देश को आपकी बहुत अहम जानकारियां पास ऑन कर देते हैं। वेस्टर्न साहब। सौरभ, आपने पहले एक बड़ा अच्छा सवाल उठाया था कि भारतीय सेना को क्या 24/7 अलर्ट रहना पड़ेगा। अब मैं दूसरी चीज़ अब ये बोलूँगा कि ये जो न्यू ऑर्डर अभी हमारा आ गया है, इसी में एक और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी आज देश के लिए नंबर 1 प्राइम इंपॉर्टेंस बन जाती है। अंदरूनी दुश्मन, और उसको देखने के लिए आईबी है, सारी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है हमारे ही लोग। पहली बात तो लोगों को एडुकेशन करना चाहिए कि ये जो होता है, ये गरीबी से कुछ लोग हैं जो पैसा चाहिए, किसी को हनी ट्रैप हो जाते हैं, किसी को, तो ये बार बार मीडिया का भी इसमें रोल हो सकता है कि एडुकेशन करें कि दुश्मन क्या क्या मेथोडोलॉजीज या ये तरीके अपना सकता है लोगों को ट्रैप करने में। आर्मी में हमें इसकी बहुत ट्रेनिंग दी जाती है, तो ये मेरे को लगता है शायद आम जनता को भी देनी चाहिए। दूसरा,
हमारी जितनी भी इंट एजेंसीज हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल है। देखिए ये एम्बेसी में इतनी बार जाती थी और मेरी जो इतनी नॉलेज है अपनी आर्मी सर्विस के दौरान कि ये एम्बेसीज में हम लोग मॉनिटर रखते हैं और कोई बार बार जा रही है तो इसको कैसे उस समय मेरा ये सबसे बड़ा सवाल, आपने बिल्कुल सही, ये पाकिस्तान बार बार जा रही है और क्यों जा रही है किसी ने नहीं पूछा इससे? वही अभी आप देखिए, फिर अगला मैं वही बोलने वाला था कि अब इमिग्रेशन होती है हमारी और आपको पता है कि ये पासपोर्ट से जा रही है, वहां ठप्पा लगता है। तो वो जो इमिग्रेशन में लोग बैठते हैं वो देखते हैं कि ये कितनी बार जा रही है, तो सवाल तो करते हैं आप पाकिस्तान बार बार क्यों जा रहे हो। पाकिस्तान ने तो उसको वीजा दे दिया, लेकिन हम लोग को तो चेक करना है ना कि भैया ये क्यों जा रही है। उसके इतने बार ठप्पे गए, 3-4 बार जितनी भी बार गई है, तो ये कहीं तो हमारी इंटरनल एजेंसीज की भी चूक हुई है। और वही मैं बोल रहा हूँ, भारत को आज की तारीख में ये जब अभी जो पाकिस्तान ये टेररिस्ट एक्टिविटीज करता रहेगा, लेकिन हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को बहुत ही बढ़ाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारे ही लोग कुछ बहकावे में आके या गद्दारी करके और उसमें देखिए एक और चीज, मजहब नहीं आई है इसमें, कोई भी धर्म का हो सकता है, ये कोई भी धर्म का हो सकता है, पैसों का खेल है, पैसों का खेल। कुछ और जानकारियां बताता हूं आपको। जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा इस वक्त पुलिस की रिमांड में है, जहां उससे पुलिस के अलावा NIA, IB और मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीमें भी पूछताछ कर रही हैं। और पूछताछ के दौरान ज्योति का कबूलनामा सामने आया, उसने माना कि वो पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रही थी। ज्योति ने पाकिस्तान उच्चायुक्त के अधिकारी एहसान और रहीम उर्फ दानिश के संपर्क में होने की बात मानी है। उसने कहा है कि दानिश ने उसके पाकिस्तान में रहने का इंतजाम कराया। दानिश के कहने पर वो पाकिस्तान में अली हसन से मिली। अली हसन से ने उसकी मुलाकात पाकिस्तान के सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस अधिकारियों से भी करवाई। क्यों मिल रही है ज्योति मल्होत्रा जाकर के पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के लोगों से? क्या वजह हो सकती है? वो खुद को अपने आप को कहती है ट्रैवल ब्लॉगर। आप ट्रैवल पर ब्लॉग बनाना चाहते हो तो इंटेलिजेंस की आर्मी के लोगों से क्यों मिलोगे आप पाकिस्तान में जाकर के? बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर वॉर ऑन टेरर पर हमारी लगातार विशेष कवरेज। आतंकवाद पर पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए भारत के ऑल पार्टी डेलीगेशन की पहली टीम आज रवाना हो चुकी है। मोदी सरकार ने 7 डेलीगेशंस को दुनिया के अलग अलग देशों में भेजने का फैसला किया था और उसमें से 2 प्रतिनिधिमंडल आज रवाना हो गए हैं, जिस में डेलीगेशन नंबर 4 को शिवसेना के सांसद श्रीकांत शिंदे लीड कर रहे हैं और दूसरा डेलीगेशन है डेलीगेशन नंबर 3, जिसे जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा लीड कर रहे हैं। श्रीकांत शिंदे वाला डेलीगेशन नंबर 4 आज यूएई रवाना हुआ है और संजय झा वाला डेलीगेशन नंबर 3 ये पहले रूस जाएगा। इसके अलावा डीएमके की सांसद कानीमोरी के नेतृत्व वाली डेलीगेशन नंबर 6 ये कल रूस के लिए रवाना होगा और इस डेलीगेशन में शामिल इन डेलीगेशंस में शामिल नेताओं का यह कहना है कि ये पार्टी का नहीं बल्कि देश का डेलीगेशन है और देश की बात दुनिया को बताने के लिए जा रहे हैं। आज तक देश में आतंकवाद के खिलाफ इस तरह का कार्रवाई पाकिस्तान पर नहीं किया था। थोड़ा बहुत कार्रवाई होता था, बात होती थी। अब सीधा का सीधा ये न्यू नॉर्मल है। अगर आतंकवादी कार्रवाई होगी तो ये माना जाएगा कि अब वहाँ की सरकार ये करवा रही है और उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, युद्ध माना जाएगा। ये जो प्रधानमंत्री जी 7 डेलीगेशन को पूरा दुनिया में भेज रहे हैं और दुनिया में यही बताने के लिए कि उसकी पूरी की पूरी सरकार और आर्मी जो है वही पीछे है इस आतंकवाद की। तो ये पर्पस है इससे। हम लोग जहां भी जा रहे हैं हम लोग देश के रिप्रेजेंटेटिव होके जा रहे हैं, किसी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होके नहीं जा रहे। ये ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं इस डेलीगेशन को लेकर हो रही राजनीति की। डेलीगेशन की रवानगी से पहले कल जब एक सर्वदलीय डेलीगेशन की बैठक हुई तो शशि थरूर ने कहा, कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने बताया कि सब लोग बहुत खुश हैं, संतुष्ट हैं। दरअसल पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी जो है एक्सटर्नल अफेयर्स को लेकर के उसकी ब्रीफिंग की थी विदेश सचिव मिस्री साहब ने और बाहर निकलकर सब नेताओं ने कहा कि सबने बहुत सारे सवाल पूछे उनसे और हमें सारे सवालों के जवाब मिल गए। कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके बारे में उनको विदेश सचिव की तरफ से नहीं बताया गया और अब पूरा डेलीगेशन भारत की बात दुनिया को बताने के लिए तैयार है। अब इसको लेकर जो राजनीति हो रही है उसमें सबसे दुख की बात यह है कि जो डेलीगेशंस दुनिया को जा रहे हैं जिसमें सारी पार्टियों के नेता शामिल हैं, कांग्रेस पार्टी इसको ध्यान भटकाने की एक्सरसाइज बता रही है। वो कह रही है कि पहलगाम के आतंकवादी भी घूम रहे हैं और अब हमारे नेता भी घूमने के लिए निकल गया। क्या लॉजिक है इस बात को कहने का? उनके जो प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस पार्टी के वो कहते हैं कि ये छुटपुट कार्रवाई कर दिया,
मोदी सरकार ने ध्यान भटकाने के लिए, इससे क्या होगा? इससे पहले शशि थरूर का नाम एक डेलीगेशन को लीड करने के लिए भारत सरकार ने सुझाया तो कांग्रेस पार्टी ने शशि थरूर का नाम वापस ले लिया और अपने 4 नेता को नाम दे दिया। उन्होंने कहा कि हमसे पूछकर क्यों नहीं कहा आपने। तो अब इतनी राजनीति एक ऐसे काम के लिए जो दिखाई दे रहा है कि सिर्फ देश की बात कहने के लिए इनको भेजा जा रहा है। और ये तो इस बात पर तो खुश होना चाहिए सबको कि सरकार ने सारी पार्टियों के नेताओं को इस काम के लिए चुना। उन नेताओं को भी चुना है जो जब हमारे यहां राजनीति या किसी मसले पर बात होती है तो ये खुलकर मोदी सरकार का विरोध करते हैं। और वो नेता भी आज चुने गए हैं कि वो भारत की बात करें। असदुद्दीन ओवैसी को भी चुना गया है। डीएमके पूरी तरीके से विरोध में है बीजेपी के, कनिमोड़ी को उस काम के लिए चुना गया है। ऐसे तमाम लोग हैं, तो फिर इस पर यह राजनीति क्यों? सुनिए जरा बयान। अच्छा, हम फॉरेन सेक्रेटरी और एमईए के साथ एक काफी लंबी चर्चा किए क्योंकि 23 मेंबर आए थे और उनको 24, मुझे भी गिन के 24, और बहुत लोगों को प्रश्न पूछना था। और ये इन प्रश्नों के लिए बहुत डिटेल्ड और सेटिस्फैक्टरी जवाबें भी मिली हैं कि आपने देखा कि जब सब लोग बाहर निकले बहुत संतुष्ट होकर ही निकल रहे हैं। और मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है कि कमेटी के भीतर जो भी प्रश्न लोगों के मन में थे, और आपको पता है कि कई पार्टियां के प्रतिनिधि हैं हमारी कमेटी में, कई विपक्ष के लोग भी प्रश्न पूछे, मैं सबको मौका दे दिया। मैं खुद अपने प्रश्न पूछने के लिए मुझे वक्त नहीं मिला क्योंकि 7 बजे तक इतने लोग प्रश्न पूछ रहे थे, लेकिन सारे के सारे जवाब मिल चुके हैं। और इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अच्छा मीटिंग हो। मांग करते रहे, सर्वदलीय बैठक बुलाए, अध्यक्षता कीजिए, विशेष सत्र बुलाइए। उन्होंने ये जो बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल है सांसदों का, उन्होंने इसकी घोषणा कर दी। ये तो एक डाइवर्जन है, ध्यान हटाने का एक और प्रयास है। आज भी पहलगाम के आतंकवादी को पकड़ा नहीं गया है, आज भी वो लापता है, यहाँ वहाँ चल घूम रहे हैं। हमारे सांसद भी घूम रहे हैं और पहलगाम के आतंकवादी जो आतंकवादी सीधे तरीके से वो शामिल थे, पहलगाम के टेररिस्ट, वो कहाँ हैं? वो गिरफ्तार तो नहीं हुए, मारे तो नहीं गए हैं। ಮೋದಿ ಬರೇ ತನಗೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಮತ್ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಅದರ ಉತ್ತರವನ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೋದಿ ಅವರು 17ನೇ ತಾರೀಕು ಕಾಶ್ಮೀರ್ಗೆ ಹೋಗೋರಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ 17ನೇ ತಾರೀಕು ಕಾಶ್ಮೀರ್ಗೆ ನೀವು ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತ ಮಾತು ನೀವು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿದ್ರೆ 26 ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನ ಉಳಿತೀವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈಗೇನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಚುಟ್ಪುಟ್ಟು ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ राजनीति की भी एक सीमा होती है और ऐसे हालात में जब आपका दुश्मन देश के साथ युद्ध चल रहा हो, ऐसे में आपके मुख्य विपक्षी पार्टियों के नेता ऐसे ऐसे बयान करें। पहले बात कर लेते हैं, आइए हम मल्लिकार्जुन खड़गे की। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं? कनाडा में बोल रहे थे। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को कश्मीर जाना था अप्रैल महीने में, लेकिन उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया क्योंकि उनको खुफिया एजेंसियों ने इनपुट दे दिया था कि वहां पर कोई आतंकवादी घटना हो सकती है, आप मत जाइए। अब ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी को यह मालूम था कि वहां कोई आतंकवादी वारदात होगी तो वो पर्यटकों को भी आगाह कर देते, तो वहां पर्यटक भी नहीं जाते, न मारे जाते और ना ये उन्होंने कहा छुटपुट कार्रवाई हो जाती हमारे पाकिस्तान के साथ। अब पहले तो उनको ये जानकारी किसने दी कि प्रधानमंत्री मोदी को पता था कि वहां कोई आतंकवादी वारदात होगी? पॉइंट नंबर 1, पता भी था तो वहां वो क्या लाखों पर्यटक जो पहुंचे हुए थे सबको 4 दिन के अंदर वापस बुला लेते? कैसे करते? कैसे उनको बताते कि हमारे पास कोई इनपुट है, यहां कुछ होगा, आप सब लोग तुरंत वापस चले जाइए? व्यवहारिक बात। और तीसरा, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ये ध्यान भटकाने के लिए डेलीगेशन भेजे जा रहे हैं। आतंकवादी भी घूम रहे हैं, हमारे नेता भी घूम रहे हैं। क्या उन्होंने समानता देखी दोनों चीजों में? उन्हीं की पार्टी के सलमान खुर्शीद भी उस ब्रीफिंग का हिस्सा थे जो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट के सामने विक्रम मिस्री विदेश सचिव ने दी। सलमान खुर्शीद ने बाहर निकल करके कहा कि किसी तीसरे देश के दबाव में भारत ने सीज फायर नहीं माना, इसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान की डीजीएमओ ने सफेद झंडा दिखाकर भारत के डीजीएमओ को फोन किया और हमने उसके बाद ये अंडरस्टैंडिंग बनी कि हम मिलिट्री कार्रवाई फिलहाल रोकेंगे, इसमें अमेरिका का कोई और रोल नहीं था। कांग्रेस पार्टी क्या कहती है कि आप अमेरिका के दबाव में क्यों झुक गए?
सलमान खुर्शीद उन्हीं की पार्टी के दूसरी बात कहते हैं। इसी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है शशि थरूर, कांग्रेस पार्टी के नेता, ये स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट के चेयरमैन है। उन्होंने बाहर निकल करके क्या कहा, हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिल गए, भारत सरकार ने कुछ नहीं छुपाया। इतने प्रश्न लोगों ने पूछे, जिसमें सारे दलों के लोग थे पार्लियामेंट की कमेटी में, कि मैं खुद चेयरमैन था, मुझे अपने सवाल पूछने का वक्त नहीं मिला। लोगों ने इतने सवाल पूछे और विदेश सचिव ने सबके सवाल दे दिए। और राहुल गांधी क्या कहते हैं कि आपने पाकिस्तान को मुखबिरी क्यों की, पहले क्यों बता दिया कि हम हमला करने वाले हैं, हमारे कितने जहाज मारे गए। तो कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल स्टैंड की पोल खुद उन्हीं की पार्टी के नेता वो खोल रहे हैं, जो जिनके सामने सरकार सारी बातें बता रही है, डिस्क्लोज कर रही है। सर हमें दुश्मन तो मार ना सका, अपनों ने मार दिया। इससे बड़ा और क्या विडंबना हो सकती है भारत के अंदर। अगर मैं सबसे पूछूं कि क्या आप भारतीय हैं, अगर आप भारतीय हैं तो आपको भारत के लिए लड़ना चाहिए, आपको भारत की हर वो कामयाबी पूरी दुनिया को बतानी चाहिए जो दुनिया आज के दिन जानना चाहती है। जो ऑप संदूर हुआ, ये पूरी दुनिया में एक न्यू नॉर्म है। ये एक अलग प्रकार का ऑपरेशन भारत ने करके दिखाया उस मुल्क के खिलाफ जो एक न्यूक्लियर थ्रेट के नीचे उग्रवादियों, टेररिस्ट को भेज के दहशतगर्दी फैला रहा था भारत के अंदर। और डर क्या दिखाता था भारत को कि मेरे पास न्यूक्लियर बम है। और ये पहली बार भारत ने उस देश को अंडर न्यूक्लियर थ्रेट एक उसका ब्लफ को कॉल किया और एक न्यूक्लियर आर्म्ड देश के खिलाफ काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन करा और इतना सक्सेसफुल ऑपरेशन किया। आज के दिन पूरी दुनिया इसका चर्चा कर रही है। आपको गर्व होना चाहिए अपनी आर्म फोर्सेस के ऊपर, आपकी आर्मी, आपकी नेवी, आपकी एयरफोर्स, आपके जो कमांडर हैं, आपके जो प्लानर्स हैं, आपकी आज के दिन की सरकार, आपको उसके ऊपर फख्र होना चाहिए। और आप उसके ऊपर सवाल पूछ रहे हैं छुटपुट। आपने क्या कर दिया 26/11 के बाद, सिवाय कि एक कॉन्फ्रेंस करके बोला कि ये तो साहब सैफरन टेरर है, ये तो पता नहीं किसने कर दिया है, ये अंदर के लोगों ने कर दिया। अगर कसाब जिंदा ना पकड़ा जाता तो पाकिस्तान कभी कबूल ही ना करता कि 26/11 के अंदर पाकिस्तान का हाथ था। ये लकवी, ये जो आपका हाफिज सईद और जो अभी हम पकड़ के लाए हैं अमेरिका से, कोई हमारे हाथ ना आता। तो मेरा कहने का मतलब ये, आप खुद तो कुछ कर नहीं पाए। अगर आज के दिन अगर आज की मौजूदा गवर्नमेंट ने, आज की सेना के अध्यक्षों ने, आज के CDS ने, आपकी आर्म फोर्सेस ने, हमारी टेक्नोलॉजी ने, हमारे साइंटिस्ट ने वो करके दिखाया जो पूरी दुनिया वाह वाह कर रही है, आपको फख्र होना चाहिए। और आप उसको छुटपुट बोल रहे हैं। बड़े 1971 की लड़ाई में भी अफसोस होता है इसके ऊपर। 71 की लड़ाई में भी सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इतनी अंदर घुस के कार्रवाई नहीं हुई थी पाकिस्तान में जैसी इस बार हुई है। आप बहावलपुर में, जो पंजाब उनका जो है 200-300 किलोमीटर दूर है हमारे यहाँ बॉर्डर से, वहां घुसकर आपने कार्रवाई की है, मिसाइलें उनके 13 एयरबेस पर गिराई और आप कह रहे हो कि ये छुटपुट कार्रवाई है। मैं आपको सलमान खुर्शीद का बयान सुनाता हूं। सलमान खुर्शीद बाहर निकले और उन्होंने खुद कहा कि इसमें हमें सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए और अमेरिका का इसमें कोई रोल नहीं था। ये कांग्रेस पार्टी के जो ऑफिशियल स्टैंड है, जो सवाल पूछे जा रहे हैं सरकार से, उससे बिल्कुल अलग है। सुनिए। किसी किस्म का हस्तक्षेप कहीं नहीं था, कहीं मध्यस्थता नहीं थी। लेकिन जब विश्व में ऐसी चीज होती है तो अलग अलग लोग प्रयास करते हैं कि कुछ संदेश दें, कुछ कहें, कुछ पहुंचाएं। लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो दोनों देशों के बीच में ही हुआ है। जब हमने जब जो एस्केलेट हुआ था मामला तो हमारे बीच का था, जब खत्म हुआ, समाप्त हुआ तो हमारे बीच का समाप्त हुआ। पाकिस्तान DGMO की ओर से पहल हुई, उन्होंने ये कहा कि इसको हम समाप्त करें। हमने कहा कि आप समाप्त करने से तैयार हैं तो कर दीजिए, 5 बजे समाप्त हो। जो देश में राजनीति है, जो देश में हमारा अधिकार है, दायित्व है, वो अलग है। देश के बारे में बाहर जाकर जो बोलना है वो अलग है। अब सलमान खुर्शीद ने बहुत कुछ खुद ही कह दिया है। अब ये कांग्रेस पार्टी को सोचना है कि वो जो इस वक्त जो रवैया उसने रखा हुआ है, क्या उससे देश को कोई भी फायदा हो रहा है। और ये सवाल सीधे राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए, जो बातें वो कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश के लिए एक नए रक्षा कवच को बनाने का ऐलान किया है, जिसका नाम उन्होंने दिया है गोल्डन डोम। जैसे इजराइल का डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, जो हमास जो रॉकेट्स दागता है उसको विफल बनाता है, ऐसे इसी तर्ज पर उन्होंने कहा कि हम गोल्डन डोम बनाएंगे, जिससे विदेशी मिसाइली हमलों से बचा जाए। और एक गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार किया जाए। अब इसकी लागत सुनिए आप, इसकी लागत है 14 लाख करोड़ रुपया। फिर बता रहा हूं आपको, 14 लाख करोड़ रुपए से बनेगा यह आयरन डोम सिस्टम।
ये गोल्डन डोम ऐसा कवच होगा जिसमें अंतरिक्ष में हथियार तैनात किए जाएंगे, जो दुश्मनों की मिसाइलों को लॉन्च होते ही तबाह कर देगा या लॉन्च होने से पहले ही उनको विफल बना देगा। अब स्पेस में जो है मिसाइलें जो हैं, क्योंकि जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो स्पेस तक जाती है, तो स्पेस में हमला किया जाएगा उसके ऊपर, और गोल्डन डोम स्पेस से होने वाले हमले को भी रोकने में सक्षम होगा। अब इस गोल्डन डोम का मैंने आपको लागत बताया। राष्ट्रपति ट्रंप ने दरअसल जब वो कैंपेन कर रहे थे तब भी ये कहा था कि हम ऐसा एक सिस्टम बनाना चाहते हैं। अब अमेरिका को खतरा किससे है? अमेरिका के दो दुश्मन हैं, सबसे पुराना दुश्मन रशिया और अब नया दुश्मन है चीन। दोनों के पास काफी ताकत है। चीन भी स्पेस वॉर्स की बातें करता है, बहुत करता है। अंतरिक्ष में चीन का काफी अचीवमेंट्स भी हैं। रूस तो अमेरिका के साथ स्पेस वॉर्स में शामिल रहा ही है। तो अब जो अगली लड़ाइयां होंगी, क्या वो स्पेस में लड़ी जाएंगी? आपको सुना रहा हूं ट्रंप ने इसका ऐलान करते हुए क्या कहा। As we make a historic announcement about the Golden Dome missile defense shield, that's something we want. And Ronald Reagan wanted it many years ago, but they didn't have the technology. But it's something we're going to have. We're going to have it at the highest level. In the campaign, I promised the American people that I would build a cutting-edge missile defense shield to protect our homeland from. बैल साहब, कैसे काम करेगा ये 14 लाख करोड़ का एयर डिफेंस सिस्टम? बिल्कुल सही कह रहे हैं सौरभ जी। इसकी रिक्वायरमेंट जैसे इन्होंने पहले आपने भी बताया कि इलेक्शन प्रॉमिस था, पर इससे ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि जो इनके दुश्मन देश है, चाहे वो रशिया है, चीन है या फिर नॉर्थ कोरिया, बाद में जब उसके पास आईसीबीएम्स होंगी, तो उन सबसे खतरा क्या है इसको, इस यूएसए को? वो ये खतरा है कि न्यूक्लियर मिसाइल्स आके कहीं अमेरिका पे ना लग जाए, कभी भी ऐसी सिचुएशन बनती है तो इस वजह से उसको बहुत अहम गिना जाता है। ये अभी का इनिशिएटिव नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव, जिसे उस समय बात करते थे स्टार वॉर्स कह के, तो वो रोनाल्ड रीगन के टाइम में 1983 में आया था। उसके बाद 10 साल के बाद उन्होंने छोड़ दिया 1993 में, 3 कारणों की वजह से। सबसे पहला कारण था कि बहुत ही महंगा था, दूसरा कारण था उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, और तीसरा कारण था कि वो फ्यूल कर रहा था आर्म्स रेस को, यानी कि रशिया पहले और बाद में चीन उससे भी आगे बढ़ के अपने वेपन सिस्टम्स को ऐसे बनाना चाहते थे ताकि वो ऐसी मिसाइल्स हो, ऐसे वेपन सिस्टम्स हो, ऐसी स्पीड्स हो कि वो इसको भी भेज सके। तो उस आर्म्स रेस को फ्यूल नहीं करना चाहते थे। लेकिन बहुत अहम चीज इसमें आ जाती है, इसकी कॉस्ट जो है अभी $175 बिलियन, जिसमें $25 बिलियन पहले, लेकिन $542 बिलियन बाद में होगा। लेकिन एक और बड़ी अहम चीज आती है, वो ये आती है कि अगर ये स्पेस का इनिशिएटिव, और ये क्यों जरूरी इसलिए भी है क्योंकि अभी तक जितने भी आईसीबीएम्स हैं वो लॉन्च फेज तो ठीक है उसमें तो करते नहीं थे, लेकिन क्रूज फेज में भी नहीं करते थे। अभी आईसीबीएम जब री एंट्री करती है वहीं पे उनके नैसैम सिस्टम हो गए या फिर उनके दूसरे सिस्टम जो है एरो 2, एरो 3, वो इफेक्टिव है, लेकिन कोई भी सिस्टम स्पेस में नहीं है। आउटर स्पेस ट्रीटी क्या कहती है 1967 की, कि आप कुछ पे वेपन्स भी नहीं लगा सकते स्पेस में। अगर ये स्पेस शील्ड बनाते हैं, होल्ड हो रही है, अभी ट्रीटी है कि आप स्पेस को वेपनाइज नहीं करेंगे, बिल्कुल वेपनाइज नहीं करेंगे, और साथ में खासकर न्यूक्लियर वेपन से। लेकिन अगर ये ट्रीटी का उल्लंघन होता है और अगर ये नहीं कर सकते हैं, अगर ये नहीं कर सकते हैं कि अगर ट्रीटी को भी अब जैसे 1972 की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी को एब्रोगेट कर दिया गया था, तो अगर इसको नहीं भी फॉलो करते आर्म्स रेस तो पक्का होगा। इसका ये मतलब है कि चीन और रशिया जो है और बाद में नॉर्थ कोरिया। ठीक सर, आप दोनों का एक शॉर्ट कॉमेंट चाहूंगा, समय ज्यादा नहीं है। क्या ये स्पेस वॉर्स को न्योता दे रहे हैं ट्रंप? ये स्पेस वॉर का कोई हिस्सा नहीं है। देखिए है क्या चीज, ये 3 चीज को है, बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक और क्रूज। क्रूज का मतलब है जमीन पे, और इसमें ग्राउंड बेस्ड है और सैटेलाइट बेस्ड है। बेसिकली वो अभी है भी परखना, किसी की परखना भी नहीं है कि वहाँ से हम इसको मारेंगे। बात यह है कि इसको टेक्नोलॉजी से कैसे जोड़ा जाए। हाइपरसोनिक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अमेरिका के लिए, क्योंकि रशिया ने भी बना लिया है, इंडिया भी कहीं है, चाइना भी कह रहा है कि हम पहुँचने वाले हैं, वी आर अराइविंग, अमेरिका भी दावा करता है। हाइपरसोनिक का मतलब यह 10 गुना साउंड की स्पीड से 10 गुना, उसको आप 5 गुना तो अभी अब हम अचीव हो चुका है, 10 गुना की बात है। जो हम बात कर रहे हैं हाइपरसोनिक जो अभी रशिया बना रहा है वो 10 गुना की बात कर रहा है, 5 गुना तो बन ही चुका है। बात इसकी है कि इसको रोकेंगे कैसे। तो वो कहते हैं जैसे
उसके 4 लेयर्स की इन्होंने कहा है, इंडिया ने 3 लेयर किया है, ये कहते हैं हम 4 लेयर में। एयर डिफेंस की 4 हाँ, लेयर है। उसकी जो डिडक्शन है कि डेटा कैसे करेंगे, वो उसके लिए उन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी सर मैं एक बार मैसन साहब से ही पूछ लूं, तो आप कह रहे हैं स्पेस वॉर्स वाली कोई बात नहीं है इसमें? ऑलराइट, ठीक। क्या खतरा है ऐसा अमेरिका को कोई चीन और किसी और देश से? देखिए, खतरा है इसीलिए है क्योंकि ये रशिया, यूक्रेन और इजराइल, हमास और ये जो अभी ईरान के साथ चल रहा है और भारत और पाकिस्तान के बीच में भी अभी ये 3 एक सैंपल्स मिल गए हैं। तो एयर डिफेंस एक देश के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसका ये सिस्टम है पूरा ये गोल्डन डोम जो बनाना चाहते हैं। बेसिक है कि अमेरिकन टेरिटरी में कोई भी मिसाइल या किसी भी प्रकार की हिट नहीं करनी चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया जनरल दत्ता, जनरल मेस्टन, जनरल सिन्हा, एयर कमोडोर बैल, बहुत धन्यवाद आपका। कल फिर मुलाकात होती है आपसे।